हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल अभियान बायोलॉजी क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वायराइड्स और प्रियांस के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन TGT PGT की एग्जाम में पूछा जाता है कि वायराइड्स क्या हैं और प्रियांस क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ पर दोनों का कंपैरेटिव स्टडी करेंगे ताकि दोनों में डिफरेंस भी समझ में आए और दोनों के द्वारा होने वाले डिजीज भी हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। पहला है वायराइड्स। वायराइड्स की खोज T.O. डायनर नामक साइंटिस्ट ने 1971 ईस्वी में किया था। तो वायराइड्स की खोज किसने किया था? T.O. डायनर 1971। और वहीं दूसरी तरफ जो हमारा प्रियांस है, प्रियांस की खोज किया था प्रूसिनर नामक साइंटिस्ट ने। इस कार्य के लिए इन्हें 1997 में नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर देख लीजिए, वायराइड्स की खोज T.O. डायनर 1971, प्रियांस की खोज प्रूसिनर 1997 में नोबेल प्राइज। तो यहाँ पर P फॉर प्रूसिनर और P फॉर प्रियांस, ये दोनों आप याद रखेंगे तो एग्जाम में भूलेगा नहीं। वायराइड्स और प्रियांस में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो वायराइड्स की खोज T.O. डायनर और प्रियांस की खोज प्रूसिनर। इसके बाद हम देखते हैं कि जो वायराइड्स होते हैं ये केवल RNA के बने होते हैं, इसमें प्रोटीन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। और यह RNA जो होता है वो केवल सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है, अतः इनका मॉलिक्यूलर वेट भी काफ़ी कम होता है। तो वायराइड्स क्या है? तो इसका जवाब होगा कि वायराइड्स इन्फेक्शियस लो मॉलिक्यूलर वेट वाले सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होते हैं। फिर से एक बार देखिए, अगर पूछा जाए वायराइड्स क्या होते हैं तो वायराइड्स वायरस की तरह इन्फेक्शन करने वाले सिंगल स्ट्रैंडेड RNA के बने लो मॉलिक्यूलर वेट वाले RNA के कण होते हैं। इनमें प्रोटीन नहीं होता है, ये केवल और केवल सिंगल स्ट्रैंडेड RNA के ही बने होते हैं और वही RNA ही इन्फेक्शियस पार्टिकल्स के रूप में कार्य करता है। वहीं दूसरी तरफ हम प्रियांस के बारे में जानें तो प्रियांस केवल प्रोटीन के बने होते हैं, इनमें DNA या RNA नाम की कोई चीज़ नहीं होता है। तो वायराइड्स RNA के बने होते हैं और प्रियांस ये प्रोटीन के बने होते हैं। ये इन्फेक्शियस RNA है, ये इन्फेक्शियस प्रोटीन है। ये प्रोटीन जो होती है ये काफ़ी फोल्डेड प्रोटीन होती है, जिसे आप कह सकते हैं कि बेढंग की फोल्ड रहती है, अजीब तरीके से फोल्डिंग इसमें हुआ रहता है और वही एज ए इन्फेक्शियस पार्टिकल्स यहाँ पर कार्य करती है। इसके बाद अगला पॉइंट हम देखते हैं कि जो वायराइड्स होते हैं ये केवल प्लांट को ही इन्फेक्ट करते हैं, मतलब कि वायराइड्स के द्वारा केवल प्लांट में ही रोग फैलता है, जबकि जो प्रियांस है, प्रियांस केवल एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन। तो प्रियांस केवल एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं और वायराइड्स केवल प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं। तो तीनों में डिफरेंस समझिए। पहला डिफरेंस तो इनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में है कि जो वायराइड्स हैं ये केवल लो मॉलिक्यूलर वेट वाले RNA पार्टिकल्स होते हैं और जो प्रियांस होते हैं ये प्रोटीन के बने होते हैं। वायराइड्स प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं और प्रियांस एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन। इसके बाद देखिए, वायराइड्स आर द स्मॉलेस्ट नोन एजेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। वायराइड्स जो हैं ये इन्फेक्शन फैलाने वाले ज्ञात सबसे छोटे इन्फेक्शियस पार्टिकल्स होते हैं। यद्यपि माइकोप्लाज्मा इनसे भी छोटे होते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए कि वायराइड्स भी काफ़ी छोटे पार्टिकल्स होते हैं। यहाँ पर देखिए प्रियांस को इन्हें
आल्सो नोन एज स्लो वायरसेज, ये पॉइंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि स्लो वायरसेज इनमें से किसे कहा जाता है। 3-4 विकल्प दे देगा, बैक्टीरिया दे दिया, वायरस दे दिया, फिर इसके बाद वायराइड्स दे दिया, प्रियांस दे दिया। तो प्रियांस को स्लो वायरसेज कहते हैं क्योंकि ज़्यादातर जो प्रियांस हैं ये शरीर में पहुंचने के बाद बहुत धीमे धीमे अपना प्रभाव दिखाते हैं, काफ़ी समय के बाद इनके रोग के लक्षण दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें स्लो वायरसेज कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो अब तक तीनों पॉइंट आपने पढ़ा है वो तीनों पॉइंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, पूछा जाएगा कि प्रियांस क्या है, तो प्रियांस इन्फेक्शियस प्रोटीन्स होते हैं। इसके बाद पूछा जाएगा कि प्रियांस किसको इन्फेक्ट करते हैं, तो प्रियांस केवल एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं। और फिर पूछा जाएगा कि स्लो वायरसेज किसे कहा जाता है, तो प्रियांस को ही स्लो वायरसेज कहा जाता है। तो यहाँ तक टर्म आपको समझ में आया होगा। वायराइड्स की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर भी ये जो 2 पॉइंट हैं ये दोनों काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं कि वायराइड्स आर द सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए विथ लो मॉलिक्यूलर वेट, और यहाँ पर इन्फेक्ट्स ओनली प्लांट्स। ये दोनों पॉइंट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अब हम दोनों के डिजीज की यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं। जो वायराइड्स हैं ये केवल प्लांट में डिजीज उत्पन्न करते हैं। तो प्लांट का जो पहला डिजीज है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है कि पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज किसके द्वारा होता है। क्योंकि पोटैटो में कई डिजीज ऐसे हैं जो कि फंजाई के द्वारा होते हैं। जब फंजाई आपको पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पर लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, तमाम पोटैटो के डिजीज हैं जो फंजाई से होते हैं। इसलिए पोटैटो का ये डिजीज देकर आपको कंफ्यूज करने का प्रयास किया जाता है कि इनमें से क्या होगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज जो है ये वायराइड्स के द्वारा होता है, ना कि वायरस या बैक्टीरिया या फिर फंजाई के द्वारा। इसके बाद दूसरा भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है कि क्राइसैंथेमम स्टेंट डिजीज, जो कि क्राइसैंथेमम के नाम से मिलते जुलते कई बैक्टीरिया के नाम हैं, इसलिए ये रोग भी दे करके आपको कंफ्यूज करने का प्रयास किया जाता है कि क्राइसैंथेमम स्टेंट डिजीज किसके द्वारा होता है, तो ये भी वायराइड्स के द्वारा होने वाला रोग है। इसके बाद भी कई रोग हैं, आप देख लीजिएगा। सिट्रस एक्सकॉर्टिस डिजीज, कोकोनट कैडांग डिजीज, ये भी वायराइड्स के द्वारा होता है। टोमेटो बंची टाप डिजीज, ये देखिए बंची टाप आप कहीं पढ़ेंगे, एक तो आप पढ़ेंगे पपेया में बंची टाप, एक आप पढ़ेंगे बनाना में बंची टाप, और एक पढ़ेंगे आप टोमेटो में बंची टाप। तो 3 बंची टाप डिजीज हैं। बंची टाप वाला हम यहीं पर क्लियर कर लेते हैं कि जो बंची टाप डिजीज है वो एक तो होता है बनाना में, एक होता है पपेया में, और एक होता है टोमेटो में। ये तीनों दे करके आपको कंफ्यूज करने का प्रयास किया जाता है बंची टाप डिजीज। यहाँ पर ये आप लगाइए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तीनों में यहाँ पे कंफ्यूज किया जाता है। देखिए जो बनाना में बंची टाप होता है ये होता है वायरस के द्वारा, विषाणु के द्वारा। पपेया में जो बंची टाप होता है ये होता है माइकोप्लाज्मा के द्वारा, और टोमेटो में जो बंची टाप होता है ये होता है आपका वायराइड्स के द्वारा। तो तीनों यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि बनाना में वायरस, देखिए बी और वी, ठीक है, बनाना में वायरस बी और वी, इसे बा और वा लगभग मिलते जुलते हैं, तो आप ऐसे याद रखेंगे बी फॉर बनाना और वी फॉर वायरस। तो बनाना में वायरस के द्वारा होता है, पपेया माइकोप्लाज्मा, टोमेटो ये है वायराइड्स। तो टोमेटो को आप TMB से याद कर सकते हैं, टी फॉर टोमेटो और TMB चूँकि एक वायरस है तो यहाँ पर वायराइड्स आप ध्यान दीजिएगा। तो ये तीनों डिजीज दे करके कंफ्यूज करने का प्रयास किया जाता है, बनाना, पपेया और टोमेटो। इसके बाद देखिए, हाँ एक और यहाँ पर बचा रह गया होप स्टेंट डिजीज, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा।
फिर इसके बाद है प्रियांश। तो प्रियांश के तीनों पॉइंट तो हमने बता ही दिए कि ये इन्फेक्शियस प्रोटीन्स होते हैं, केवल एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं, आल्सो नोन एज स्लो वायरसेज। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ऊपर के भी दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नीचे का भी स्लो वायरसेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका प्रभाव जो है वो बहुत समय के बाद धीरे धीरे दिखता है। अब यहाँ पर देखिए, जो मनुष्य में डिजीज उत्पन्न होता है प्रियांश के द्वारा, इसमें पहला है कुरु डिजीज, जिसे लाफिंग डेथ कहते हैं। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति हंसते हंसते मर जाता है, क्योंकि ये ब्रेन को इन्फेक्ट करता है। यहाँ पर यह भी पूछा जाता है कुरु डिजीज में व्यक्ति का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इसका जवाब होगा कि उसका जो मस्तिष्क है, ब्रेन है, वो प्रभावित होता है। और इस रोग से पीड़ित व्यक्ति हंसते हंसते मर जाता है, इसलिए इसे लाफिंग डेथ भी कहते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कुरु डिजीज पूछा जाता है किसके द्वारा होता है, तो इसका जवाब होगा प्रियांश के द्वारा। इसके बाद क्रेन्स फेल्स जैकब डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस डिजीज, लो गैरिंग डिजीज, इसके बाद है गर्स्टमैन स्ट्रासलर सिंड्रोम। यहाँ पर इनके नाम आप याद रखिएगा, इस तरीके से दे करके पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा प्रियांश के द्वारा होता है या कौन सा प्रियांश के द्वारा नहीं होता है। तो जब आपको रोगों के नाम पता रहेंगे तभी यहाँ से क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एनिमल डिजीज में 2 दिया है और दोनों काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पहला है स्क्रैपी डिजीज इन सीप एंड गोट, ये भी प्रियांश के द्वारा होता है। और बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलाइटिस ऑफ काऊ, जिसे BSE कहा जाता है, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलाइटिस डिजीज, तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसे मैड काऊ डिजीज भी कहा जाता है। इसमें गाय पागलों की तरह व्यवहार करने लगती है। तो पूछा जाएगा कि मैड काऊ डिजीज किसके द्वारा होता है, तो ये प्रियांश के द्वारा होता है। तो उम्मीद है कि आपको वायराइड्स और प्रियांश दोनों का कंपैरेटिव स्टडी करके दोनों के बीच में डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वायराइड्स की खोज टीओ डायनियर ने और प्रियांश की खोज प्रूसिनर ने किया था। वायराइड्स लो मॉलिक्यूलर वेट वाले इन्फेक्शियस RNA पार्टिकल्स होते हैं, जबकि प्रियांश प्रोटीन के बने होते हैं। वायराइड्स केवल प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, जबकि प्रियांश एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन। यहाँ पर देखिए आपको वायराइड्स में 3 डिजीज मेन रूप से याद करना है। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, क्राइसैंथेमम स्टंट डिजीज और टोमेटो बंची टाप डिजीज। बंची टाप में नीचे हमने बताया कि 3 आप याद रखिएगा। बनाना में बंची टाप वायरस के द्वारा, पपेया में बंची टाप माइकोप्लाज्मा के द्वारा और टोमेटो में बंची टाप वायराइड्स के द्वारा। इसके बाद अब हम चलते हैं इधर प्रियांश की तरफ। यहाँ पर कुरु डिजीज आप ह्यूमन में याद रखिएगा, जिसे लाफिंग डेथ कहते हैं, व्यक्ति की हंसते हंसते डेथ हो जाती है। और एनिमल में स्क्रैपी डिजीज इन सीप एंड गोट, फिर बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलाइटिस ऑफ काऊ, जिसे मैड काऊ डिजीज कहा जाता है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक टर्म आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वायराइड्स और प्रियांश दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों के द्वारा होने वाले कौन कौन से रोग हैं। यहाँ पर एक टर्म और होता है वायरोसाइट्स, जिसे कहते हैं। वायराइड्स तो है ही, इसके बाद है वायरोसाइट्स। तो हम लोग जान लेते हैं कि वायरोसाइट्स क्या होते हैं। वायरोसाइट्स ऐसे इन्फेक्शियस पार्टिकल्स हैं जो कि होते तो वायराइड की तरह हैं। जैसे वायराइड्स RNA के बने होते हैं, वैसे ही वायरोसाइट्स भी RNA के ही बने होते हैं। बस दोनों में डिफरेंस ये है कि वायरोसाइट्स हमेशा किसी वायरस के द्वारा चिपके हुए होते हैं। ये स्वतंत्र हो करके अपना कोई डिजीज उत्पन्न नहीं करते हैं। तो जो वायरोसाइट्स हैं ये ऐसे इन्फेक्शियस पार्टिकल्स हैं जो किसी वायरस के द्वारा चिपके रहते हैं और फिर जा कर के डिजीज उत्पन्न करते हैं। स्वयं अपना इनका कोई प्रभाव नहीं होता है। तो अभी हम देखते हैं वायरोसाइट्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल से। देखिए,
वायरोसाइट्स, तो हमने बताया कि वायरोसाइट्स क्या होते हैं, ये स्मॉलर सर्कुलर आरएनए होते हैं। क्या होते हैं? स्मॉलर सर्कुलर आरएनए होते हैं जो कि किसी लार्जर आरएनए ऑफ वायरस के साथ एसोसिएट होते हैं। स्मॉलर सर्कुलर आरएनए एसोसिएटेड विथ लार्जर आरएनए ऑफ एनी वायरस। तो वही हमने अभी बताया कि ये वायरस के किसी लार्ज आरएनए के साथ जुड़े हुए सर्कुलर आरएनए होते हैं जिन्हें हम वायरोसाइट्स कहते हैं। ये हमारा हो गया पहला पॉइंट। इनकी खोज J.W. रैंडल एट आल ने 1981 में किया था। डिस्कवर्ड बाय J.W. रैंडल एट आल, मतलब उनके साथियों द्वारा 1981 में। तो पूछा जाएगा कि वायरोसाइट्स क्या होते हैं, तो स्मॉलर सर्कुलर आरएनए होते हैं जो कि वायरस के किसी बड़े आरएनए के साथ जुड़े रहते हैं। इसके बाद इसकी खोज किसने किया था? तो J.W. रैंडल एट आल ने 1981 ईस्वी में किया था। फिर यहाँ पर लिखा है कि यद्यपि ये नॉन इन्फेक्शियस होते हैं, जनरली नॉन इन्फेक्शियस होते हैं, बट यहाँ पर देखिए एक रोग है उसके वायरस के साथ इसको चिपका हुआ देखा गया है जिसे कहते हैं वेलवेट टोबैको मोज़ेक वायरस। वेलवेट टोबैको मोज़ेक वायरस। तो वेलवेट टोबैको मोज़ेक वायरस के साथ इसको जुड़ा हुआ देखा गया है, इसको वायरोसाइट्स की। तो वायरोसाइट के बारे में आप इतना ही पॉइंट ध्यान रखिए कि ये स्मॉल सर्कुलर आरएनए होते हैं जो कि वायरस के किसी लार्ज आरएनए के साथ जुड़े होते हैं। इनकी खोज रैंडल एट आल ने 1981 ईस्वी में किया था और इनको वेलवेट टोबैको मोज़ेक वायरस के साथ जुड़ा हुआ देखा गया है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है, थोड़ा सा हम जानते हैं एड्स के बारे में। यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एड्स के विषय में भी। तो एड्स के बारे में आप लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। एड्स जिसका पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। चलिए नाम पूरा लिख दे रहे हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये एड्स का पूरा नाम है। और ये एड्स रोग जिस वायरस के द्वारा होता है उसे कहते हैं HIV, जिसे पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये HIV का पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, HIV। तो सबसे पहले एड्स रोग की खोज या पहचान कह लीजिए लुक मॉन्टेग्नियर नामक साइंटिस्ट ने 1983 ईस्वी में किया था।
लुक मॉन्टेग्नियर 1983। भारत में सबसे पहले डॉक्टर सुनीत सोलोमन ने इस रोग को मद्रास की कुछ वेश्याओं में देखा था। तो ये सब यहाँ से ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा, यही पूछा जा सकता है कि एड्स रोग की खोज सबसे पहले किसने किया था। तो लुक मॉन्टेग्नियर 1983 ईस्वी में किया था। इसके बाद जो HIV वायरस होता है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, इसका न्यूक्लिक एसिड जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA का बना होता है, जो कि एक रेट्रोवायरस श्रेणी का विषाणु होता है, रेट्रोवायरस। तो यहाँ से भी पूछ लिया जाता है कि जो HIV का जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होता है। तो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है HIV का जेनेटिक मटेरियल। इसके अलावा यहाँ से कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड एड्स डे हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ये भी पूछा जा सकता है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद हमारा एक पॉइंट और वायरस में बचा हुआ है, इंटरफेरेंस क्या होते हैं। इंटरफेरेंस से भी क्वेश्चन लगभग हर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं कि इंटरफेरेंस क्या है या इनकी खोज किसने किया था। तो हमारा अगला टर्म है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस, देखिए इंटरफेरेंस होते क्या है। जब हमारे शरीर में कोई वायरस इन्फेक्ट करता है, मान लीजिए यहाँ से कोई वायरस हमारे शरीर में आया, तो हमारे शरीर की टिश्यू में कई कोशिकाएं एक साथ जुड़ करके टिश्यू बनाती हैं। ये चीज़ आपने पढ़ा है कि ये हमारे शरीर की कोशिकाएं हैं। तो जैसे ही यह वायरस एक कोशिका को संक्रमित करेगा, तो यह संक्रमित कोशिका अपने पास से कुछ ऐसा प्रोटीन वाला पदार्थ बना देती है, कुछ ऐसा प्रोटीन वाला पदार्थ बना देती है कि ये बगल की कोशिकाएं सावधान हो जाती हैं कि बाहर से कोई अटैकिंग एजेंट आया हुआ है। ठीक है, मतलब कि जब कोई वायरस हमारे शरीर की किसी एक कोशिका को इन्फेक्ट करता है, तो वह कोशिका कुछ प्रोटीन के पदार्थ बना करके बाकी कोशिकाओं को संदेश दे देती है कि आप लोग सावधान हो जाइए, आप लोगों के ऊपर भी इस प्रकार का कोई बाहरी एजेंट इन्फेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर आप समझिए कि इंटरफेरेंस एक तरीके से हमारे शरीर की कोशिकाओं की रक्षा करता है, उन्हें वायरस के अटैक से बचाता है। तो इंटरफेरेंस आर द फर्स्ट बॉडी लाइन डिफेंसिव फॉर आवर बॉडी। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि हमारे शरीर की जो प्रथम बॉडी लाइन का जो रक्षा कवच होता है उनमें इंटरफेरेंस शामिल है। जैसे WBCS वगैरह है, ये भी हमारा फर्स्ट लाइन डिफेंस होता है बॉडी में। तो उसी प्रकार से इंटरफेरेंस भी हमारा फर्स्ट बॉडी लाइन डिफेंस का कार्य करता है। तो यहाँ पर देखिए इंटरफेरेंस को के बारे में, इंटरफेरेंस आर प्रोटीनेशियस सब्सटेंसेज। अगर पूछा जाए कि इंटरफेरेंस क्या है, तो इसका जवाब होगा कि इंटरफेरेंस आर प्रोटीनेशियस सब्सटेंसेज formed by virus infected cells।
मतलब कि इंटरफेरेंस प्रोटीन के बने ऐसे पदार्थ होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि इंटरफेरेंस नेचर में कैसे हो सकते हैं। दे देगा प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, या न्यूक्लिक एसिड का होते हैं, या न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन मिला के होते हैं। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा कि इंटरफेरेंस ये प्रोटीन के बने हुए होते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि इंटरफेरेंस आर प्रोटीनेशियस सब्सटेंसेज फॉर्म्ड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल। ये ऐसी कोशिकाओं से स्रावित किए जाते हैं जो कि वायरस से संक्रमित हो चुकी होती है। ठीक है ना। और इनका काम क्या है? इट प्रिवेंट्स वायरस मल्टीप्लिकेशन। जो यहाँ पर इंटरफेरेंस बना है, अब यह वायरस के मल्टीप्लिकेशन को या उसके गुणन को या उसकी वृद्धि दर को रोक देने का कार्य करेगा। इंटरफेरेंस की खोज मतलब डिस्कवर्ड, किसके द्वारा ये डिस्कवर्ड किया गया था? आइजैक्स एंड लिंडमान नामक साइंटिस्टों ने। तो इंटरफेरेंस की खोज पूछा जाएगा किसने किया था, तो इसका जवाब होगा आइजैक्स और लिंडमान नामक साइंटिस्टों ने। इसके बाद यहाँ से एक और चीज पूछा जा सकता है कि इंटरफेरेंस आर द बॉडी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। इंटरफेरेंस आर द बॉडी फर्स्ट लाइन डिफेंस अगेंस्ट वायरसेज। वायरस के खिलाफ ये हमारे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र की पहली सीढ़ी में से होता है कि जब कोई भी वायरस हमारे शरीर में इन्फेक्ट करता है तो उन्हें एक तो हमारी WBCS नष्ट करने का प्रयास करती है। अगर वहाँ से ये बच जाते हैं तो हमारे शरीर की संक्रमित कोशिका इंटरफेरेंस बना करके इसको रोकने का प्रयास करती है। तो ये इंटरफेरेंस इतने से ही क्वेश्चंस बन सकते हैं कि इंटरफेरेंस नेचर में कैसे होते हैं, प्रोटीनेशियस होते हैं। इसके बाद ये किस पर अपना प्रभाव दिखाते हैं, तो वायरस पर प्रभाव दिखाते हैं। किसके द्वारा ये स्रावित किए जाते हैं, तो वायरस से इन्फेक्टेड सेल के द्वारा स्रावित किए जाते हैं। इनकी खोज क्या होती है? आइजैक्स और लिंडमान ने इसकी खोज किया था। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, जैसे 3-4 दे देगा और पूछेगा कि इसमें से हमारा कौन सा फर्स्ट लाइन बॉडी डिफेंस के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि इंटरफेरेंस बॉडी फर्स्ट लाइन डिफेंस के अंतर्गत आता है। यहाँ पर देखिए 2-3 पॉइंट और बचा हुआ है जो कि वायरस से क्वेश्चन बन सकता है। एक पॉइंट हमने आपको शायद पिछले वीडियो में समझाया था कि नहीं समझाया था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, इसलिए फिर से मैं बता दे रहा हूँ। क्योंकि बीच में एक दिन वीडियो हमने बनाया था और वो वीडियो डिलीट करना पड़ा, बहुत साफ नहीं आया था, तो इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि जो हमारा HIV का वायरस होता है, HIV इज द मोस्ट म्यूटेबल वायरस। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस वायरस में सबसे ज़्यादा म्यूटेशन की क्षमता पाई जाती है, तो वो है हमारा HIV फॉलोड बाय इन्फ्लुएंजा। यहाँ पर एक चीज़ और आगे लाइन बढ़ा लीजिएगा, फॉलोड बाय इन्फ्लुएंजा। मतलब इन्फ्लुएंजा और HIV दोनों के वायरस में सबसे ज़्यादा म्यूटेशन की क्षमता पाई जाती है। एक पॉइंट और था
TMB इज द मोस्ट रेसिस्टेंट वायरस। पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा रेसिस्टेंट वायरस कौन सा होता है, तो इसका जवाब होगा TMB, क्योंकि ये 90 डिग्री सेल्सियस पर अगर इसे 10 मिनट तक रखा जाता है तब जाके इसकी डेथ होती है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा रेसिस्टेंट वायरस है। यहाँ से एक चीज़ और पूछा जा सकता है कि रेट्रो वायरस किसे कहते हैं। रेट्रो वायरस तो जो सिंगल स्टैंडर्ड RNA वाले वायरस हैं जिनमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया पाई जाती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया पाई जाती है, उन्हीं को हम रेट्रो वायरस कहते हैं। तो सिंगल स्टैंडर्ड RNA वाले ऐसे वायरस जिनमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया पाई जाती है उन्हें रेट्रो वायरस कहते हैं। इसके बाद एक और पॉइंट है आर्बो वायरस। आर्बो वायरस तो ऐसे वायरस जिनका ट्रांसमिशन किसी आर्थ्रोपोड्स के द्वारा होता है। आर्थ्रोपोडा के किसी प्राणी द्वारा जिसका ट्रांसमिशन होता है उसे हम आर्बो वायरस कहते हैं। इसके बाद रियो वायरस। रियो वायरस तो रियो वायरस के बारे में भी आपने पढ़ा है कि जिनका जेनेटिक मटेरियल DS RNA होता है, डबल स्टैंडर्ड RNA, और वो भी एनिमल को संक्रमित करने वाले, उन्हें कहा जाता है रियो वायरस। बाकी और भी हैं तमाम प्रकार के, वहाँ से क्वेश्चंस बनते नहीं हैं। जैसे एक है जेमिनी वायरसेज है, कालिमो वायरसेज है, तो यहाँ सबसे क्वेश्चंस बनते नहीं हैं। जितने बनते थे वायरस के चैप्टर से, जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे उन्हीं पॉइंटों को हमने छांट करके पढ़ाने का प्रयास किया है। कुछ भी फालतू चीज़ें शामिल नहीं की है कि आपका समय वेस्ट हो सके। तो वायरस के सारे वीडियोज आप देख करके वायरस के चैप्टर की अच्छे से तैयारी कर लीजिए। आज वायरस हमारा समाप्त हुआ। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा बैक्टीरिया।